सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। गर्मी को भी देखते हुए और अन्य कारणों से थोड़ा सा पूर्व आपको बुलाया गया है, जिससे आप समय पर घर जा सके, क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। कल आप लोग की पहली टेस्ट ली गई थी और 150 क्वेश्चन 155 क्वेश्चन थे, लेकिन प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। आधे क्वेश्चन तो संविधान के ही थे, तो लगभग उसमें 90% तो बनना ही चाहिए था। आ जाइए। सौरभ कुमार, बहुत बढ़िया, पहले स्थान पे हैं आप, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, शुभकामना, आशीर्वाद है। शिवम कुमार मिश्रा, बहुत अच्छा, 50% पर हैं। कुसमी अलीसा, बहुत अच्छा, 79, गुड। मोना कुमारी, 78, गुड। स्वाति कुमारी, बहुत कम है, 76। संतोष कुमार, संतोष आपका भी कम है। शालिनी प्रिया, शालिनी प्रिया। दीप्ति प्रभा, 71, 50% से भी कम है, 1 to 10 में। ज्योति कुमारी, 70। रामभूषण झा, 70, 50% से भी कम है, 1 to 10 में। ये तो यही कहिएगा कि हम तो 1 to 10 में हैं, लेकिन नंबर क्या है? ठीक है, चलिए ठीक, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत की जरूरत है। यह और बात है कि उसमें कई प्रश्न आप नहीं पढ़े होंगे मैथ में, लेकिन रीजनिंग, रीजनिंग तो हम 7वां क्लास के बच्चे को दे देंगे तो 50% बना देगा उसमें से। रीजनिंग तो मानसिक खेल है, उसमें तुमने ठीक ढंग से उसको समझा नहीं, ठीक है कि नहीं? मैथ में जितने मैथ दिए गए थे, जीवन में पहली बार बनाओगे क्या कि वो सब बना के मैट्रिक में आई हुई हो? ये और बात है कि मैट्रिक में उतनी जागरूकता नहीं थी। इंग्लिश, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से लेकर वर्ड मीनिंग है, जीवन में पहली बार है क्या? इसका मतलब ही वो स्टैंडर्ड ही तुमने 10th क्लास का पास नहीं, ठीक है कि नहीं? उसमें तो 10th 11th का स्तर है और वही परीक्षा का स्तर है, ठीक है? इसलिए थोड़ा मेहनत करो, बेस कमजोर है, उसको उस पर फोकस करो, पेपर जरूर पढ़ो। समझ में आ गई होगी क्वेश्चन कैसा रहता है, किस तरह से घुमाया जा सकता है, और वो उसमें से अधिकांश प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ है। उसमें से अधिकांश प्रश्न एसएससी के पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि लेवल आपका वही रहता है, उसी रूप में पूछे जाते हैं। अब उसका तुम 70% कम से कम डेवलपमेंट कर लोगे, 155 में कम से कम 110 115 की क्षमता डेवलप करोगे, तब पीटी के आसपास रहोगे। अभी कहाँ पे हो यह कहने की जरूरत नहीं है, आत्मंथन की जरूरत है, जिसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेशन, मतलब आत्म अवलोकन करो, ठीक है? चलिए, खैर कोई खास बात नहीं है। कक्षा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जब भी परीक्षा हो, सप्ताह में 1 दिन तो होगी ही, उसको गंभीरता से दीजिए, मेहनत कीजिए, घर पे जाकर भी देखिए, क्वेश्चन को संभाल के रखिए, फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी फेज में आइएगा, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा बनाइएगा, उस पर टिक नहीं लगाइएगा केवल, ठीक है? तो शुरुआत करना चाहेंगे हम लोग सामान्य अध्ययन के। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि कुल 4 भागों में अध्ययन होती है इस कक्षा में, जो एसएससी, रेलवे और 15-20 परीक्षा के सिलेबस को कवरेज करते हैं ग्रेड 3 के। और ये और बात है कि आप ग्रेड 2 तक की क्षमता आप में विकसित हो जाती है, और इस क्रम में 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन है, सभी अपने अपने अवस्था में गतिशील है। आज सामान्य अध्ययन का जो 9 खंड है, उसमें एक खंड और शुरू हो रहा है, वो है फिजिक्स। कल लिखे भी थे मैसेज हम कि फिजिक्स की कक्षा शुरू होगी शुरू से, तो अपना एक कॉपी बना लेंगे जो अच्छे तरीके से संविधान का बनाए हैं, उसी तरह से आप उसको डेवलप कर लेंगे, जो 1 आध महीने में समाप्त हो जाएगा। तो साइंस का भी एक खंड आगे बढ़ेगा, वो अरस्तु इंजीनियर से आप पढ़ाएंगे। अदरवाइज केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे ही द्वारा की जाती है, संचालित, और आर्ट्स विषय एवं सामान्य अध्ययन के करेंट और विविधता। हम लोग संविधान की कक्षा में, संविधान की कक्षा में बिल्कुल शुरू से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, संविधान क्या है, किसके लिए बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, और संविधान के इस विकास के क्रम में
दो भागों में संविधान की विकास की यात्रा हम लोगों ने देखी। अधिकांश प्रश्न तो उसी से थे, संविधान के विकास से। संविधान के विकास की यात्रा को हम लोगों ने देखा। फिर हमने संविधान के विकास के क्रम में संविधान सभा की जानकारी दी। संविधान सभा के बाद हमने प्रस्तावना के विषय में बताया और फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट किया। संविधान का स्रोत क्या है, इतनी ही चैप्टर 4-5 चैप्टर आपकी खत्म हुई है। आज हमारे द्वारा संघ, राज्य, क्षेत्र और अनुसूची के ऊपर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। सबसे पहले संघ, राज्य, क्षेत्र। आप अपने पाठ्यक्रम को भी देखिए जो मैंने पहला दिन लिखाया था और टिक लगाते चल सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपका हो गया। तो आज है संघ, राज्य, क्षेत्र, तो लिखिएगा संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ, राज्य, क्षेत्र। देखिए, संघ, राज्य, क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है। नाम से यह स्पष्ट है, संघ, राज्य, क्षेत्र मतलब हमें संघ और राज्य के विषय में जानकारी देनी है। संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ, राज्य, क्षेत्र नाम से यह स्पष्ट है। आपको रणनीति में भी लिखाए थे इसकी चर्चा किस भाग में और किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1। अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1 में इसकी चर्चा है। कैसे हमारा यह संघ का निर्माण हुआ, कैसे राज्य बना, उसके विषय में हम जानकारी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है कि नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है, यदि आज सरकार बनाती है तो कह रही है कि हम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देंगे, ठीक है कि नहीं। तो आपको यह लगता होगा कि आखिर ये क्या बला है, कौन देता है, राज्य बनता कैसे है, राज्य टूटता कैसे है, नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य का नामकरण कौन करता है। तो ये सब जो संदर्भ है इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम लोग इसी कक्षा में पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र में ही। जब आज़ादी मिली तो हमारे पास 550 से अधिक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट का मतलब देसी रियासत थे हमारे यहाँ। जब आपको बताए भी थे, जब संविधान का निर्माण कर रहा था तो 11 प्रांत था। लेकिन आज़ादी के बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी कि कैसे हम संघ और राज्य क्षेत्र का निर्माण करें, तो उस कड़ी में कई कमेटी बनी। ठीक है, आज यह समय पे आइए। 6 का मतलब 6 है, लिखे भी थे 6 का अर्थ, नहीं तो फिर जितना हम पढ़ाना चाहेंगे उतना नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हाँ, कई कमेटी बनी, जेबीपी समिति बनी, हर समिति बनी और अंत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। क्योंकि इस बीच एक रामा लुलू थे जिन्होंने आमरण अनशन किया भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर, और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके मृत्यु के बाद भाषा के आधार पर तुरंत पहला राज्य बनाया गया और उसका नाम है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना भाषा के आधार पर? पहला राज्य कौन बना भाषा के आधार पर? पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश बना। लेकिन उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ और 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। फिर सने सने नए नए राज्य का पुनर्गठन होता रहा। बॉम्बे प्रांत 2 भागों में बट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। उसी तरह से पंजाब भी बट गया। पंजाब किस में बट गया? हरियाणा में, ठीक है कि नहीं। मतलब सने सने हम लोग भी, बिहार भी किस में बट गया? झारखंड में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बट गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बट गया। कुल मिलाकर आज, और फिर गठन पुनर्गठन के आलोक में टोटल 28 राज्य वर्तमान में। अरे यार आओ नहीं, क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हो? हद हो, गधे के गधे रह जाओगे। 6 का मतलब 6 है। 6 बजे तो एकदम अहले सुबह होती है, 4:45 बजे तो देखता हूँ कि एकदम प्रस्फुटन हो जाता है। आदत डेवलप कीजिए, नहीं तो 11 बजे छोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि
यही राज्य के पुनर्गठन को आपको आज के इस कक्षा में पढ़ना और समझना है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग एक टॉपिक है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। भाग एक अनुच्छेद 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 1 से 4, 1 से 4 के बीच अनुच्छेद 1 से 4 के बीच उल्लिखित है क्या है? उल्लेखित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 यह रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में कभी नहीं आया है, लेकिन रेलवे में पूछा हुआ है कई बार कि अनुच्छेद 1 में डैश है, राज्यों का संघ है, ए भारत, 2 इंडिया, 3 हिंदुस्तान, डी ए और बी। देखा कोई भारत तो मार दिया भारत पे, या इंडिया उसके दिमाग में जहन में बैठा हुआ है तो इंडिया पे मार दिया। ठीक है कि नहीं? कितने बजे का समय? पीछे जाओ, अनुमति लेके आओ, पीछे जाइए। कितने बजे का समय है? व्हाट्सएप पे कितने बजे का समय गया था? 6 बज रहा है, तो सीख नहीं पाओगे। स्थिति हम देख ही लिए। चलो अंदर आओ, यहाँ आओ। रूटीन को फॉलो कराने में थोड़ा मदद कीजिए, गर्मी का समय है। 12 बजे छोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। अरे तुम क्या पूछ रहा था कि क्लास कितने बजे तक चला? ये सब हमसे मत पूछा करो, अनावश्यक मैसेज मत किया कीजिए, समझ गए ना? हाँ, क्लास कितने बजे तक चलेगा तो गया नहीं था रूटीन। हमसे क्या पूछते हो कितने बजे तक चलेगा? ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तो इसमें कितने आंसर हो जाएंगे? ए प्लस बी। अब तो क्वेश्चन देखे होंगे कैसे कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, उसको समझ गए होंगे। तो भारत या, तो पढ़ लिए, याद हो गया कि अनुच्छेद 1 भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसी तरह से पूछेगा। ठीक है कि नहीं? तो दोनों शब्द याद रखना है, भारत या, तो संवैधानिक शब्द हिंदुस्तान नहीं है। यह भी पूछ सकता है कि संवैधानिक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है कि नहीं? दे देगा आपको कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से तुम इन चीजों को समझो, कई तरह एक लाइन कई रूपों में उसको चेंज कर सकते। ठीक है, चलो लिखेंगे। सबसे पहला है संघ राज्य क्षेत्र का पहला पॉइंट है अनुच्छेद 1 इंडिया या भारत इंडिया या भारत इंडिया या भारत इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 हटा दीजिए, अनुच्छेद 3
संसद को नए राज्यों के संसद को नए राज्यों के निर्माण करने संसद को नए राज्यों के निर्माण करने नए राज्यों के निर्माण करने वर्तमान राज्यों के क्षेत्र वर्तमान राज्यों के क्षेत्र वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नए राज्यों के निर्माण करने वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति नए संसद को नए राज्यों का निर्माण करने वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति का मतलब 6 होता है। आ जाइए, ध्यान रखिए, खुद सीखिएगा, ठीक है। अलेस तो है नहीं कि अटेंडेंस बन जाएगा, ठीक है। संसद को नए राज्यों का निर्माण करने वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नए नामों के राज्यों के नए नाम सीमा परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए राष्ट्रपति, 2 राज्य विधानमंडल, 3 संसद, 4 प्रधानमंत्री। तो आज ना 4-5 दिन के बाद फिर क्या होगा? अगले सप्ताह हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि आपको याद आएगा कि राज्य का प्रधान, तो राज्य की सीमा में परिवर्तन भी, तो इसीलिए उसको दिमाग से निकाल दीजिए। दिमाग में अब क्या रखना है? अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है कि संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सीमा और क्षेत्र में, नाम में भी परिवर्तन करवा सकता है। आसाम का नाम असोम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है कि नहीं? अब उसको संवैधानिक भाषा में हम लोग असोम कहते हैं। तो कौन करता है? ये सांसद करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 2 बातें याद रखिएगा, एक संसद, एक अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 है भारत या इंडिया। और अभी कितने भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नजर रखिए, फिर कहीं चेंज होगा तो लिख लीजिएगा, ये सब तो ऊपर नीचे होता रहता है। मुख्य बिंदु पे आ जाइए। अब ये जो पारित होगा ये किस बहुमत से होगा? 50% को हम साधारण बहुमत कहते हैं, 2/3 को हम 2/3 मतलब विशिष्ट बहुमत हुआ। तो ये साधारण बहुमत से होगा। ये भी पूछ सकता है कि हम जो ये काम करेंगे जितना, वो किस बहुमत से करेंगे? दे देगा साधारण बहुमत, 2 बी विशेष बहुमत, सी विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन, डी साधारण बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। क्या मानिएगा? ये साधारण बहुमत ही नहीं कि साधारण बहुमत और आधे राज्यों का कहीं हो सकता है। कहीं क्या होता? कहीं होता तो मास्टर साहब बताए थे, कहते याद रखो भूलना नहीं है, याद रखो भूलना नहीं है। लेकिन कहीं कभी हमने कहा कि आधे राज्यों का समर्थन का जरूरत है? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा साधारण बहुमत से। वेरी बैड, वेरी बैड। इसी को कहते हैं गंदा लड़का, जो मास्टर साहब की बातों का अब पीछे जाओ पहले। क्या कितने बजे का टाइम था? कितना बज रहा है? तुम तो अपने ही
अनुसार है कि मास्टर साहब तू कुछ हो लिखिए, हम तो अपने मन से अब नहीं, समय पे आइएगा तो ज्यादा सीखिएगा। अब तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, अब फिर भारी लगने लगेगा। कंपटीशन की कक्षा में हमेशा आगे रहो। आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आगे बैठिए। तुमको नहीं पढ़ना है, दो बात तो याद रहता नहीं है। 50 नंबर लाता है, 2 या 4 या 5 पढ़ेगा। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, जिस क्लास में उसी क्लास में पढ़ो। ठीक है, पढ़ता है एसएससी में, जानेगा पूरा संविधान। एक संविधान एक क्या है, संविधान एक क्या है, और संविधान 3 क्या है, संविधान 3 क्या है, और संविधान 4 साधारण बहुमत से पारित। बात समझा? लिखो अनुच्छेद 4, जितना बताए इस क्लास में उतना ही याद रखो, वो तो याद रहता नहीं है। अनुच्छेद 4, यह समस्त प्रक्रिया, ऊपर के समस्त प्रक्रिया ऊपर के समस्त प्रक्रिया ऊपर के समस्त प्रक्रिया साधारण बहुमत के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा पारित किए जाते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा पारित किए जाते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा पारित किए जाते हैं। नोट, नोट लिखिएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आठ केंद्र शासित प्रदेश है। नोट नंबर 2, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन देखता है? राष्ट्रपति देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। ठीक है, चलिए। तो और कल परसों आप लोग को बताए थे कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको अपना विधानसभा है? गधे का गधे रह गए। मैंने पूछा कि कौन से 3 राज्य हैं कि राज्य में विधानसभा ही कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तो तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी जवाब दे दोगे। नहीं तो यदि बुद्धि कम है अभी, तत्काल मुंह बंद करके रखो, तो हम समझेंगे बड़ा विद्वान प्रकृति का है। नहीं, हमने पूछा कुछ और, जवाब देता है कुछ और। ठीक उसी तरह से कि ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया? तो कहती है पार्लियामेंटो सुधार 1909। तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, इसीलिए तो मैंने तक्षण कहा कि नहीं, एक टेस्ट की जरूरत है। समझने में गलती होगा, गलती तो आदमी कर करके ही सीखता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन अपने से भी, ये तो मेरा सिस्टम है, अपने भी मान लिया संघ राज क्षेत्र पढ़ के गए, उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं एसएससी के, वो सारे प्रश्नों को बना लो। ठीक है कि नहीं? सीधी सी बात है। तब होता है सही तरीका। जो चैप्टर तुम पढ़ते हो उसको जा करके घर पर उस क्वेश्चन बैंक से बना लो, तब होता है पढ़ने का तरीका। ठीक है,
ये नहीं कि 6 बजे का टाइम है, 6:30 आए, आप पूछते हो कि सर आर्टिकल 2 क्या है, ठीक है कि नहीं, एक तो याद रहेगा नहीं, 3 गायब हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा तेल बेचने, चौथा का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। 2 के लिए जो है सो, क्योंकि जैसे ही 2 पढ़ोगे तब IAS लाइक हो जाओगे, जो अभी हम चाहते नहीं है, ठीक है कि नहीं। उस लाइक रहोगे तो हम अपने तुमको चाहेंगे, जानते हो ना, पहला IAS हमारी जो है वो इसी कक्षा से निकली हुई है, और उसके मन में वो महत्वाकांक्षा भी नहीं था, जागृत किया गया, ठीक है कि नहीं। और वो रेलवे भी पास की, कंप्यूटर ऑपरेटर भी पास की, ऐसा नहीं किया, छोटे से बड़े स्तर तक में, बात समझा। तो ऐसा रहेगा ना क्वालिटी, जैसे आज कोई 155 में 140 लाता, मेरे नजर में आ जाता, उसको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं, बात समझा। तो लाता है, कितना लाया था, 50, 48, 66, देखते हो कितना गर्व से कहता है, 155 में 66, ठीक है, 155 में लाते 140, तब ना 2 पढ़ते, ठीक है। आगे चलिए, ये 10 लड़का ले आता है 140, तो हम और व्यापक तरीके से बताते, लेकिन आगे बढ़। एक आर्टिकल हो गया ना, एक आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 4 क्या है, साधारण बहुमत, ज्यादा याद नहीं, उपयुक्त जो भी प्रावधान है वो किस बहुमत से है, साधारण बहुमत कितना होता है, 50%, साधारण बहुमत कितना होता है, अब विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, अभी एक चर्चा हो रही थी, आइयो मोदी जी ऐता सत्ता में था, ऐता तो माने इनका विशेष बहुमत वाला अधिकार भेटते, अब ई तो भविष्य के गर्भ में छे, तो विशेष बहुमत वाला अधिकार का क्या मतलब है कि आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, और 272 लाए तो साधारण बहुमत वाला कोई काम कीजिएगा, जैसा आप रहिएगा काम वैसा ही ना कीजिएगा, तो आप लाइएगा 272 प्लस और बनाइएगा विशेष बहुमत, तो नहीं ना संभव होगा, ठीक है। विशेष बहुमत से जुड़े हुए जो भी कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उसमें संशोधन करना होगा तो वो विशेष बहुमत से ही होगा। पहले इस चीज को याद रखो कि साधारण बहुमत से हम नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण इत्यादि का काम संसद के द्वारा, ये नहीं कि प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा की जाती, यही लाइन याद रखो ना, ये भी छोड़ दो तत्काल, तुम्हारी परीक्षा में ये रहता है ज्यादा, ये रहता है ज्यादा, बस यही 2 बातें याद रखो ना, तुम्हारा काम तमाम है। यही 2 बात तो कल पूछेंगे तो पूरा क्लास खड़ा हो जाए, ठीक है कि नहीं, इसी को याद करके रखिए। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए, ये तो वह संवैधानिक प्रावधान किसके लिए, संवैधानिक प्रावधान किसके लिए, राज्य के निर्माण से जुड़ा हो। अब देश को जब आजादी मिली तो भारत के समक्ष बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी कि 550 से अधिक देशी रियासत को कैसे एकीकृत किया जाए। 3 सभी देशी रियासत एक चिट्ठी के बाद भारत में मिल गए, पढ़ाए थे हम, रियासत मंत्रालय का काम कौन देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और BP मेनन, उनके द्वारा सभी देशी रियासत को पत्र लिखा गया, सभी देशी रियासत ने भारत में सम्मिलित होने की हामी भरी, लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे जिन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वो 3 देशी रियासत थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। पहला हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद को मिलाया गया। फिर इसी तरह से जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया गया, और कश्मीर में सेना भेजी गई। वो भी सेना तब भेजी गई जब पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण कर दिया, क्योंकि वहां के राजा किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में थे, क्योंकि प्रजा मुसलमान थी और राजा हिंदू थे, ठीक है कि नहीं। तो इसी उहापोह की स्थिति में, और इसका लाभ उठाते हुए कि हमारी प्रजा मुसलमान है, पाकिस्तान को लगा कि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो हमें समर्थन देंगे,
कबायली आक्रमण कर दिया। तो राजा साहब हरि सिंह साहब केंद्र सरकार के पास आ गए, बड़ी मिन्नत गुहार की, लेकिन नेहरू लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नेता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप एनेक्सेशन पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम सेना को कश्मीर नहीं भेज सकते। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में विलंब लग गया प्रक्रिया में। तब तक कबायली आक्रमण के माध्यम से पाकिस्तान जो है कई किलोमीटर का एरिया को नियंत्रित कर लिया, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जो वर्तमान सरकार के एजेंडा में है। ठीक है कि नहीं? जैसे 370 को समाप्त किया, तो अब कहता है हम पाक नियंत्रित कश्मीर को हथियाएंगे, क्योंकि था तो मेरा ही, लेकिन तुमने उसको हथिया लिया। और विलय पत्र के बाद भारतीय सेना गई, तो स्वाभाविक है कि जब भारतीय सेना गई तो जहां तक था वहीं तक रह गया। यही तो कश्मीर की इतिहास है। फिर उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, ठीक है कि नहीं? ने उसका अपना संविधान बना, विधानसभा बना, स्पेशल स्टेटस दिया गया, एक देश और दो व्यवस्था। अंत में 2019 में एक देश एक व्यवस्था के तहत जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त कर दिया गया। एक आर्टिकल भी देखे होगे, फिल्म, ठीक है? नहीं देखे होगे तो जरूर देखो, उससे भी मानसिक विकास होता है। जैसे इस बच्चे का भी मानसिक विकास नहीं हुआ है, हमने पूछा कुछ और, बताया कुछ और, ठीक है कि नहीं? तो ये शो करता है कि अभी उस तरह का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा। ध्यान से पहले उन चीजों को समझने और सुनने का कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दिया, हमने 371 भी दिया कई राज्यों को, नागालैंड, उत्तर पूर्वी राज्यों को, लेकिन वो सब आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। एक ऐसी कक्षा है जो हम कमीशन में 3-3 कक्षा लेते हैं और आपको हम 30 मिनट के अंदर समाप्त करते हैं। बैच का स्तर, नाम भी तो ध्यान रखोगे, नहीं तो तुम्हारी कक्षा हम पीसीएस के साथ नहीं चला देते। क्या जरूरत था कि हमको दो अलग अलग भागों में बांटने का? एक व्यक्ति 2 बार मेहनत क्यों करेगा? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, उस स्तर का बन गए तो उसकी चिंता तुम नहीं करो, उसके बाद राज्य संरक्षण में तुम आ जाओ, ठीक है? तो पहले जितना बताए हैं उसको समझने का प्रयास करो। लिखो, आज पैराग्राफ चेंज करें। आजाद, पैराग्राफ चेंज। आजादी के बाद, आजादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या थी। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या थी। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या थी। पटेल के नीतियों के कारण, पटेल के नीतियों के कारण 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 तीन देशी रियासत को छोड़कर 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 सभी देशी रियासत सभी देशी रियासत भारत में सम्मिलित हो गए। भारत में सम्मिलित हो गए। भारत में सम्मिलित हो गए। तीन देशी रियासत को छोड़कर सम्मिलित हो गए। अब पूछेगा कि तीन देशी रियासत कौन थे, तो अभी बताए थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। और याद रखिएगा, कभी कभी आपकी परीक्षा में, अब तो नहीं पूछता है, किसी जमाने में पूछता था, फिर भी याद रखो कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, वहां की महिलाओं ने दिया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, लिखाएंगे नहीं? वेरी बैड, वेरी बैड। सेम सेम खड़े रहिए, जितना विलंब से आए हैं उतना देर बाहर में खड़े रहिए।
क्या ये काम कर दें शुरू? हमको सब विद्या आता है, सो पता है ना, 25 साल हो गया यहाँ खड़ा हुए, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा तब से खड़े हैं यहाँ। सर देख रहे हैं ना, आप खड़े ही हैं, हम लोग बैठे हुए थे तब ना आप खड़े रह गए। नहीं, ये नहीं कह देना, आओ समय पे आओगे तो सीखोगे खुद, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ये तो सीखने के बाद भी उल्टा पुल्टा बोलता है। चलिए ठीक है। हाँ हाँ जी, क्या? ये तो टाइम ही, पढ़ने से पहले ही टाइम पूछता है कि सर कितना घंटा पढ़ाइएगा, पहले बता दीजिए। आओ ना 10 मिनट पढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, तुमको छोड़ देंगे, और कुछ। पहले का बच्चा सब मार करता, पहले बुलाते थे 6 बजे, एसएससी वाले को भेजते थे 1 बजे। बात समझा? हाँ, देखते हो उसी क्लास का निकला हुआ, मैट्रिक से पढ़ता था, यहाँ डीआरडीए का डायरेक्टर है दरभंगा में, यहाँ नहीं, वहाँ कलेक्ट्रेट में, ठीक है, बिहार प्रशासनिक सेवा का, मैट्रिक से पढ़े हुए पवन यादव। समझा? तो बनता है ना, पढ़ने से बनता है। कि तुम पहले ही पूछोगे कि सर आज कितना देर पढ़ाएगा, मैसेज दिया हमको, हाँ व्हाट्सएप मैसेज, कि सर आज कितना देर पढ़ाइएगा, नहीं ये नहीं लिखा है सर, लिखा है कि कितना देर क्लास चलेगी, यही ना लिखा है। हाँ हाँ, तो लिखा ही हुआ है उसमें कि 6 से 7:30, 7:30 से, जब तक मास्टर साहब का मन हो। नहीं, 7:30 का मतलब हमारा टॉपिक खत्म होगा तब ना 7:30 बजे खत्म होगा। वो तो एक टेंटेटिव रहता है कि 1.5 पौने 2 घंटा, 2 घंटा में खत्म होगा, 2 घंटा में होगा। बात समझा कि नहीं समझा? ये कोई फैक्ट्री नहीं ना है कि 6 से 12 का पीरियड है, ये मजदूर का 12 बजे पी 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 बजना शुरू हो जाएगा। ये पढ़ाई है ना जी। हाँ हाँ, चलो कहीं जाना, किसी को टाइम दिया है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं ये भी होता है, चूंकि किसी कवि सम्मेलन में पूछा कि बिहार के लड़के और दिल्ली के लड़के में क्या अंतर होता है, तो दिल्ली का लड़का जो है वो डेट देता है, आजकल नया सिस्टम चला है डेट देने का। और बिहार के लड़के तारीख पे जाते हैं, दिल्ली के लड़के डेट पे जाते हैं, अब बिहार के लड़के तारीख पे जाते हैं। आशा है समझ गए होगे। तो तुमको तारीख पे जाना है कि डेट पे जाना है? चलिए आगे लिखिए। एक ही रील का था, कहानी खत्म हुआ, इधर आओ, तुम्हारा ठीक ही ठीक कर देते। हाँ चलो नेक्स्ट। अब बात बताना होता है, बच्चा सब है ना, समझाना पड़ता है ना। ठीक है, तो क्या लिखे कि देशी रियासत का एकीकरण की समस्या थी। एक नोट में लिख देना, भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए फिर उसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। उल्लेखनीय है कि तीन देशी रियासत, उल्लेखनीय है कि तीन देशी रियासत, तीन देशी रियासत हैदराबाद, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, लिखो इस पे बैठ के, वो लिखने में दिक्कत हो रही है, तो रखो। ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, कश्मीर हाँ, ने पटेल के निर्देश का पालन नहीं किया, ने पटेल के निर्देश का पालन नहीं किया, पटेल के निर्देश का पालन नहीं किया। पटेल ने निर्देश का पालन नहीं किया। इसी कड़ी में
हैदराबाद के विरुद्ध इसी कड़ी में हैदराबाद के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो कॉमा जूनागढ़ में, जूनागढ़ में, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर में कश्मीर में कश्मीर में सैन्य कार्रवाई के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, कश्मीर में सैन्य कार्रवाई के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, मिलाया गया ठीक है, सैन्य कार्रवाई के द्वारा नोट, सैन्य कार्रवाई के समय कश्मीर का शासक, सैन्य कार्रवाई के समय कश्मीर का शासक कौन थे? ये बताए थे ना, हरि सिंह थे, हरि सिंह थे। कश्मीर का शासक हरि सेन थे ठीक है। एक समय यह भी पढ़ाते थे कि 26 नवंबर 1957 को, उन्होंने पहले तो लिखा ही जाएगा। एक समय यह भी पढ़ाते थे कि जम्मू कश्मीर में जो नया संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1957 को। आप अपनी परीक्षा में भी आज से 5-7 साल पहले परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अब नहीं पूछेगा, क्योंकि अब कश्मीर क्या हो गया? समाप्त, राज्य का दर्जा ही खत्म हो गया। अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश जो 3 भागों में बटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, यो के नहीं लद्दाख। तो ये 3 बात याद रखना। उस समय स्थानीय शासक कौन था? तो उस समय स्थानीय शासक थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान बनाया गया, लागू हुआ 26 नवंबर 1957 को, मतलब वहां के लिए अलग संविधान हुआ, 370 का स्टेटस दिए, लेकिन चूंकि अब वो बातें क्या हो गई, अप्रासंगिक हो गई। प्रासंगिक होता तो जानकारी देता, और जानकारी तो मैंने दे दिया, नहीं दे दिया। मौखिक जानकारी भी, आपके पास मानसिक क्षमता होगी तो मौखिक जानकारी से भी आप प्रश्न बना लीजिएगा। क्लास का यही तो उद्देश्य होता है कि सुन करके भी बहुत सारी बातें, तुम खुद जो पहला दिन से 4-5 क्लास से लगातार कर रहा होगा, वो कुछ नहीं भी याद रखा होगा तो उसको कुछ लगता होगा, नहीं कुछ संविधान अब हम समझ रहे हैं। तो कितना भी बोका होगा तो कहते हैं ना एकदम कमजोर होगा ये, ठीक है कि नहीं? कुछ न कुछ संविधान अपने मन से 5 तथ्य बता सकते हो, खरा हो तो नाक नहीं कटवा देना। अपने मन से संविधान में कोई 5 तथ्य बोल। कल छोड़ो ना, कल तो हम लिए ही नहीं, कल तो टेस्ट हुआ था। अब परसों वाला क्या बोलो ना, कोई 5 तथ्य बोल दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। विचार, विचार अमेरिका से लिए, प्रस्थापन, प्रस्तावना, अच्छा 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 अच्छा, प्रस्तावना का विचार लिया अमेरिका। चलो एक तो बताया कम से कम, वाह, दूठो बताया। हाँ, मैंने समाजवाद। चलो तुम समाज के पीछे बहुत पड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सुबह से सामाजिक सामाजिक कर रहा है। अच्छा, तीसरा, चौथा,
अच्छा, प्रस्तावना में 3 तरह का क्या होता है? अथी में क्या? आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ओ, उसी वही तुम बताए, पर सोचे हुए थे, एकदम रटे हुए हैं कि 3 तरह का न्याय होता है। अच्छा, 5वां? 4 तो बताया, हम बड़ी बात नहीं हुई, असली चीज बताया है, एकदम असल। हाँ ठीक, कि प्रस्तावना का विचार प्रस्तावना के पीछे ही पड़ा हुआ है। इसको प्रस्तावना अच्छे से समझ में आई है। हाँ, क्या किया था? अरे, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। कितने तारीख को? मौका देते हैं कि नहीं तुमको? उसको मौका मिला है, देने दो। हाँ, अच्छा, अब पारित कब हुआ था? चलो बैठो, तुम बताओ पारित कब हुआ था? 1900। वेरी गुड, चलो बैठो। ठीक है, समझे कितना कठिन है 5 बताना, लेकिन हमको खुशी हुई कि कुछ तुम समझा, प्रस्तावना कुछ कुछ याद रखा है। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हाँ, हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे। कौन थे? अब लिख देंगे जूनागढ़ में, नोट में ही, जूनागढ़ में, जूनागढ़ में अंतिम नवाब मसावत खां, मसावत खां, अंतिम नवाब मसावत खां, महावत लिख दो, मसावत या महावत था, महावत लिखो, महावत खां, अंतिम नवाब महावत खां, महावत खां, महावत खां पाकिस्तान भाग गए। अंतिम नवाब महावत का कहां भाग गए? पाकिस्तान, क्योंकि जनता उनके विद्रोह विरोध में आ गई। तो आप कहिए कि सर, तो विलय पत्र पर सिग्नेचर किसने किया? तो भाग गया। तो विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था वहां का दीवान था, और उस दीवान का नाम था शाहनवाज। उस दीवान का क्या नाम था? उस दीवान का क्या नाम था? तो लिख देंगे विलय पत्र, जूनागढ़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जूनागढ़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर जूनागढ़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर शाहनवाज ने किया था। शाहनवाज ने किया था। किसने किया था? शाहनवाज ने किया था। ठीक है, किसने किया था? शाहनवाज। बस, आप फिर पूछिएगा इसके अंत। पाकिस्तान क्यों भाग गया? अभी बताए थे तो तुम ठीक से क्लास सुना नहीं। कहते राजा जो था सो मुसलमान, और प्रजा जो थी तो हिंदू थी। तो प्रजा भारत में मिलना चाहती थी, तो प्रजा ने उसका विद्रोह कर विरोध कर दिया। तो विरोध कर दिया, इधर सरकार का भी कमान था उस पर, तो क्या किया वो? भाग गया पाकिस्तान। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लास को ठीक से सुनो। ठीक है, तीसरी बात, कि हैदराबाद, अब तो हैदराबाद जानोगे, तो हैदराबाद का अंतिम नवाब अभी केबीसी देखते होगे, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें भी किसी से 50 लाख का 25 लाख का प्रश्न था ये, कि जब हैदराबाद का विलय हो रहा था उस समय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, तो उस समय हैदराबाद का अंतिम नवाब कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम नवाब था उस्मान अली। कौन थे? कौन थे? कौन थे? तो ध्यान रखना, महाबत वाले तो हरी, कश्मीर में हरी, यहाँ महाबत एवं शाहनवाज, सिग्नेचर शाहनवाज के, तो एक नाम यही याद रखना है। चौथा नाम, कि हैदराबाद का अंतिम नवाब, वहां नवाब की परंपरा थी। नवाब कौन थे? वो थे उस्मान अली। क्या नाम था? कौन कौन थे? उस्मान अली। किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया? अब ये तुम हमसे पूछते तो ज्यादा हमको खुशी होती।
कि ऑपरेशन पोलो नाम क्यों दिया गया सर? हमसे पूछो ना। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऑपरेशन पोलो नाम इसीलिए दिया गया कि पहले का राजा, सुल्तान, जमींदार सब पोलो का मैदान, यहाँ भी पोलो का मैदान है, देखते हो यहाँ का भी जो राजा था वो 2-4 पोलो का मैदान रखे हुए था। ये तो छोटा राजा था, ठीक है कि नहीं। हैदराबाद का निजाम जो था बहुत बड़ा था, उसके पास कहा जाता है 400 पोलो का मैदान था, तो इसीलिए उसका नाम ही क्या कर दिया गया, ऑपरेशन पोलो। तो याद भी रहेगा, ठीक है कि नहीं, कि निजाम के पास 400 से अधिक पोलो के मैदान थे, छोटे बड़े, और इस कारण से जब ऑपरेशन चलाया गया इसके अधिग्रहण के लिए, हैदराबाद के अधिग्रहण करने के लिए, मतलब एनेक्सेशन अंग्रेजी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अधिग्रहण कहते हैं, सरल हिंदी में मिलाना कहते हैं, मिलाने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो कौन सा नवाब थे? उस्मान अली। और कौन सा ऑपरेशन चला? अब तो याद रहेगा ना, अब इसको लिख लो। हैदराबाद के अंतिम नवाब, हैदराबाद के अंतिम नवाब उस्मान अली थे। उस्मान अली थे, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आंख का नाक खोल लीजिए थोड़ा, सारा कहाँ खोले, पीछे क्या देख रहा था? आंख का नाक खोलो, मतलब कि नहीं खुला हुआ है, खुलना पड़ेगा उसके लिए। मतलब चारों तरफ क्या रखना है? नजर रखना है, एक एक चीज पे नजर रखना है, ठीक है कि नहीं। अब आइए, तो हमने अभी आपको जानकारी दी, पहला भाग मैंने परिचय से जुड़ा हुआ था कि संघ राज क्षेत्र में इंट्रोडक्शन क्या है, तो अनुच्छेद 1 से 4 है, 2 आर्टिकल भूलना नहीं है, 1 और 3, 2 तो इसीलिए लिखा है भी नहीं, नोट में लिखा देंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं, वो सब अंतिम बेकार की बातें, बेकार की बातें लास्ट में, तो और काम का बातें रहता है, कहता है बेकार की बातें लास्ट में, जी बड़ा गंभीरता से कहता है जी, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, पहले इसको याद करो तब वो बताएंगे। पहला, भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये भी पूछ सकता है तुमसे कि भारत या इंडिया ये संघ है, 2 अर्ध संघ है, 3 राज्यों का संघ है, 3 कहा नहीं जा सकता है संविधान चुप है, ये मारेगा उसी पे, कहा नहीं जा सकता है संविधान चुप है। तुम क्या मारोगे? राज्यों का संघ है, क्योंकि तुमको लाइन याद हो गया। क्या लाइन याद हो गया कि इंडिया या भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ। अब ऐसा नहीं कि संघ के जगह यूनियन लिख देगा तो तुम सोचोगे कि सर तो लिखा है थे संघ, नहीं होता है ना ऐसा, कि निम्नलिखित में से राज्यों के लिए कौन से शब्द का उपयोग संविधान में किए गए हैं, अनुच्छेद 1 में किए गए। हो गया, ए यूनियन, 2 क्वासी फेडरल, 3 यूनिटरी, मैंने उसको हिंदी में लिख देगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश को जैसे पढ़ा रहे थे ना, रेगुलेटिंग एक्ट, तो नियामक कानून बताए थे हिंदी में, कहते कि हिंदी वाले को ही 2018-19 के एसएससी में लिख दिया कि नियामक कानून कब आया, अंग्रेजी में लिखे हुए, मैंने अंग्रेजी वर्जन में रेगुलेटरी नहीं किया था, अंग्रेजी में भी नियामक लिखा, हिंदी में भी। तो कब आया था नियामक कानून? 1700, कल भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है कि नहीं। एकदम अच्छे से उस सब क्वेश्चन को रखना, क्योंकि वो भविष्य का रास्ता भी बनाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर एक बार पढ़ना फिर बनाना, ठीक है, फिर एक बार रटना बैठ करके। अरे रटने पढ़ने समझने से तो सब कुछ संभव, ठीक है। इतना आसान कोई क्षेत्र है? पढ़ाई करो अब बड़ा आदमी बन जाओ, ठीक है कि नहीं। फिर तुम पूछना नहीं सर कितना महीना कितना बरस पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी तो अपने आप बन जाओगे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, इसलिए चिंता नहीं करना है। हम लोग अब पहला भाग को पढ़ लिए, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आया, तथ्य कुछ याद हुआ? हैदराबाद का अंतिम नवाब आलोक, कौन से दीवान ने जूनागढ़ पर हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पर? शाहनवाज। कौन थे? और जब कश्मीर का विलय हुआ तो उस समय कश्मीर का शासक हरि सिंह,
कल आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या? तब नंबर नहीं आए थे क्या? बैठिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? अब आया इसका भाग दो। तो इसका भाग दो में आया कि ये जो 14 राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बना आजादी के बाद पहली बार जो गठन हुआ, तो कैसे गठन हुआ, उसका आधार क्या था? तो सबसे पहला धर आयोग बना, फिर जेबीपी समिति बना। इन सब ने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। नहीं नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं। फिर एक रामालू लू नामक अनशनकारी थे आंध्र प्रदेश में, जिन्होंने अनशन कर दिया, आमरण अनशन। 4-5 दिन के बाद मर गए, भूचाल आ गई। इसके बाद रातों रात आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया, और क्वेश्चन आज तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। अब भी पूछेंगे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य। अब देखो विद्वान लोग कितना विद्वान थे सो समझो। आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, हो गया कि नहीं? और दोनों जगह भाषा तो एक ही है। तो भाषा किसी राज्य को एक नहीं कर सकती, भाषा किसी देश को भी एक नहीं कर सकती, धर्म किसी देश को एक नहीं कर सकता। धर्म यदि एक कर देता तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान से अलग ही नहीं होता, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब देश को एक करने की जो प्रक्रिया है वो कुछ अन्य कारण है। मूल में आ जाइए, तुम्हारे सामने में ना है कि पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना। यदि धर्म एक कर पाता तो हो जाता। अब हाँ देखो, ये धर्म तो सीधे सीधे है। यहाँ कोई भी ऐसा धर्म है वर्ल्ड का जो भारत में नहीं है? शिंतो धर्म छोड़ करके, ठीक है कि नहीं। जापान का शिंतो धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म को छोड़ करके, मतलब जो भी मेजर धर्म है वो सब भारत में। और साथ में जातियों की संख्या भी सैकड़ों हजारों में। आप जिस जाति के हैं उसमें भी 10 उपजाति है। आप जिस जाति के हो, जो भी जाति के हो, उसमें भी 10-20 उपजाति है हमारे। अब फिर भी हम लोग क्या हैं? एक है। फिर भी हम लोग क्या हैं? एक है। भारत या इंडिया राज्यों का, याद रहेगा ना अब, ठीक है। चलिए आगे चलिए, लिखेंगे राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में आजादी के बाद, पैराग्राफ चेंज करके, राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में आजादी के बाद, प्रक्रिया में आजादी के बाद निम्नलिखित समिति महत्वपूर्ण। निम्नलिखित समिति महत्वपूर्ण है। पहला धर समिति, पहला धर समिति 1948। धर धर, पहला है धर समिति। पहला है धर समिति, धर धर लिखो ना, धर। दूसरा है जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, जेबीपी समिति। तो याद रखिएगा, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया याद रखिएगा, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे, ठीक है। इतिहास में आप पढ़िएगा, आधुनिक भारत में त्रिपुरी अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार थे ये, और सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। इन्हीं के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है। मूल में आ जाइए, ये 3 नाम याद रखिएगा, जे बी पी। आपसे यह भी पूछ सकता है जेबीपी समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? फंस जाओगे कि नहीं? अब तो नहीं फंसोगे। जवाहर, वल्लभ, पट्टाभी सीतारमैया।
जवाहर, वल्लभ, अब पट्टा भी। तो जेबीपी समिति का संबंध किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से। आपसे पूछेगा जेबीपी समिति का संबंध किससे है? जेबीपी समिति का संबंध किससे है? धर समिति का संबंध किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली समिति का संबंध किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से। दे देगा निम्नलिखित में से कौन से समिति का संबंध राज्य पुनर्गठन समिति से नहीं या राज्य पुनर्गठन से नहीं है? ए धर, 2 जेबीपी, सी फजल अली, डी सेशन समिति, लिंगदो समिति। ठीक है, दे देगा। ये सब चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये सब यह समिति किससे संबंधित था? चुनाव से संबंधित था। और चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 324 से 329। 324 से अभी चुनाव आयोग बड़ा चर्चा में है। कल भी न्यूज देख रहे होंगे, पूरे दिन चुनाव आयोग चल रहा था और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये सब तो ऐसे ही देखते देखते तैयार हो जाते, इसलिए न्यूज जरूर देखो। आधा घंटा 15 मिनट का भी खाना वाना खाते समय न्यूज जरूर देखिए। एक आध सिनेमा उनेमा देखते रहिए, ठीक है कि नहीं? मतलब ये सब काम कर, इंग्लिश सीरियल वगैरह देखते रहिए। ये सबसे कोई गंदी बात नहीं है। ये सबसे आपका विकास ही होता है, मानसिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है। देखते हो आजकल के बच्चे का भाषा का विकास कितना हो गया है। ठीक है कि क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कार्टून शो देखता है और उससे उसका भाषा जो है, उसका शब्द जो है काफी विकसित हो गया है। आइए, अभी तक सामाजिक, इससे कुछ भी पूछेंगे तो कहेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमको ले जा करके ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में पटक देता है। मूल में आ जाओ। हम इससे पूछेंगे अच्छा जी बताओ जी, हाँ, धर समिति का संबंध किससे है? कहेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मैं सोच लिया है कि हमको यही बताना है। तो धर समिति राज्य पुनर्गठन, कि राज्य का पुनर्गठन कैसे हो। ठीक है, इसके बाद आया दूसरा समिति जेबीपी समिति। लेकिन इस दोनों समिति ने कहा कि नहीं, राज्य का आधार भाषा नहीं होना चाहिए, तो इनकार कर दिया। तब क्या किए? एक स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी थे, पट्टू सीता श्री रामालुलू। ठीक है, लिखो ना रामालुलू, राम को लू लग गया, याद ही रहेगा रामालुलू रामालुलू। इतना लिखोगे पोट्टी, ऐसे भी पोट्टी शब्द सुबह में नहीं याद रखो, वही अच्छा है। हम लोग क्या पट्टी के, हम लोग क्या क्या पूरे देश में ही पट्टी किसको कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, श्री रामालू ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रातों रात भाषा का के आधार पर आंध्र प्रदेश को नया राज्य 1953 में बनाना पड़ा। ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा। इन दोनों समिति ने, एबीपी समिति लिख लिए ना, इन दोनों समिति ने भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। राज्य के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। राज्य के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। इसी कड़ी में रामालुलू ने अनशन किया, आमरण अनशन किया। इसी कड़ी में रामालुलू ने आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। 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 ठीक है, इस बीच भारत सरकार ने या संसद ने, इस बीच संसद ने
संसद ने भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। पहला राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण मद्रास से अलग करके किया। मद्रास से अलग करके किया। भाषा के आधार पर पहला राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश किससे अलग करके किया? मद्रास से अलग करके किया। मद्रास से अलग करके किया। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? 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 याद रहेगा ना? अब कब बना? कब बना? कब बना? कब बना? अक्टूबर रह गया याद तो बहुत अच्छा है, नहीं रहा तो भी कोई खराबी वगैरह नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब आइए, अब इससे तो समस्या का समाधान होता नहीं, क्योंकि अन्य राज्य भी कहते हैं कि हमको भाषा के आधार पर अलग दर्जा दीजिए। उसके समग्र कल्याण, समग्र विकास के लिए एक और कमेटी बना और उसका नाम था फजल अली कमेटी। तो लिखेंगे कालांतर में 1953 में, कालांतर में 1953 में इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए 3 सदस्यीय 3 सदस्यीय 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। एकदम याद रखना इसको, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। कौन अली थे? फजल अली थे। अन्य सदस्य पानीकर और हृदयनाथ थे। अन्य सदस्य पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू हृदयनाथ ही याद रखो ना, क्या दिक्कत। अन्य सदस्य कौन थे? पानीकर और हृदयनाथ थे। पानीकर और अन्य सदस्य कौन थे? पानीकर और अन्य सदस्य कौन थे? पानीकर और हृदयनाथ थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसी की अनुशंसा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन। 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन। कालांतर में विभिन्न प्रावधानों के आलोक में कालांतर में विभिन्न प्रावधानों के आलोक में कालांतर में विभिन्न प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में 28 राज्य
विभिन्न प्रावधान हो, विभिन्न प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हुआ? 28 राज्य और 8, तो विधानसभा की संख्या कितनी हो गई? विधानसभा कितने हैं? 28 और 3, 28 और 3, 3 कहाँ है? किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? कल पढ़ाए थे ना, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। इतना तो याद रखो भाई। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो। अब इसमें तीसरा भाग जब खत्म हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट, तो लिखो बूस्टर फैक्ट। इतना ही तो समझना था इसमें, तो लिखो बूस्टर फैक्ट। देखो, जब ये पैक हो गया तो फिर भी विवाद रह गया। तो फिर सबसे पहले 1960 में बॉम्बे प्रांत 2 भागों में बटा, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। तो लिखेंगे बॉम्बे प्रांत, पहला फैक्ट, बॉम्बे प्रांत 1960 में विभाजित होकर, बॉम्बे प्रांत 1960 में विभाजित होकर बॉम्बे प्रांत 1960 में विभाजित होकर महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया। विभाजित होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना। ठीक है, तो पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन के बाद सबसे पहले कौन से राज्य में विघटन हुआ? बॉम्बे प्रांत। ठीक है, कौन से 2 राज्य बन गए? ये तो बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दादर नागर हवेली पुर्तगाल से, दादर नागर हवेली पुर्तगाल से दादर नागर हवेली पुर्तगाल से, गोवा दमन द्वीप 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 पुर्तगाल से, और पांडिचेरी फ्रांस से, पांडिचेरी फ्रांस से पांडिचेरी फ्रांस से लेकर भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। ठीक है, कौन किससे लिया उसको याद रखना। फिर समय अंतराल इतिहास में पढ़ाते हैं। अभी हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो संविधान में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? संघ राज्य क्षेत्र। मतलब ये जो संघ राज्य क्षेत्र बना, कैसे बना? ठीक है, अब फिर लिखेंगे नेक्स्ट, 1963 में नागालैंड अलग हुआ, अलग राज्य हुआ। 1963 में नागालैंड अलग राज्य हुआ, और 1966 में हरियाणा, और 1966 में हरियाणा, और 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है, इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन
कि सिक्किम जो है एकमात्र राज्य था जिसको भारत ने सबसे पहले सहराज्य का दर्जा दिया था, और तब 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे किसे अब लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि, भूलिएगा नहीं, अति महत्वपूर्ण है कि 35वां संशोधन 1975 से, पहले लिखो ना, जितना कहें उतना ही लिखो। 35वां संशोधन 1975 से 1975 से सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ओके। लेकिन 36वें संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन 36वें संशोधन 1976 के द्वारा 36वां संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को 22वां, सिक्किम को 22वां, सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और इसको 20 बार टिक लगा लो, सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इस पर 20 बार टिक लगाइए, एक दो बार नहीं, टिक लगाओ ना। टिक कैसे लगता है, हम ही से पूछ रहा है। 20 बार, 20 बार मतलब बात समझे, 20 बार का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, अभी तो याद रहेगा। अभी तुम्हारा 10 चैप्टर बाकी है, 8-10 चैप्टर बाकी है, अभी कितनी बात पर होगे, तब तक ये पार्ट क्या हो जाएगा, गायब। इसलिए जब ज्यादा लिखा रहेगा तो रिवीजन करते रहोगे तो ध्यान जाएगा कि 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को, 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को, 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 1976 में, एकदम ईस्वी भी याद रखना है, 75 में सहराज्य के रूप में, 76 में पूर्ण राज्य के रूप में मिलाया गया। कहानी खत्म हो। और लास्ट में और बीच में राज्य बनता रहा, बिखरता रहा। लास्ट में 29वां राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन अब फिर पूछा सर 28वां कैसे हो गया, तो 2019 में जम्मू कश्मीर जो था वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, तो 29 घट के क्या हो गया, 28 हो गया। तो लिखेंगे 2019 में 2019 में 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया। जम्मू कश्मीर से ठीक है, ले लिया गया। चलिए, हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ और चलते समय ये लिख लेगा, तुम ही लिखोगे और तुम ही से हम पूछेंगे भी, लिखो। आर्टिकल 2 सर छोड़ दीजिए सर, अरे क्यों, तो बिना तुमको लिखाए हुए कैसे चली जाएगी। अनुच्छेद 2 में संसद नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना करेगा। संसद नए राज्यों का प्रवेश, सब लिख लिया, अब तो हम सबसे पूछेंगे। नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना करेगा।
नए राज्यों का प्रवेश का क्या मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो भारत में नहीं है। मान लिया हम बांग्लादेश को जीत लिए, ठीक है कि नहीं, अब बांग्लादेश का सभी जो प्रांत है उसको हम भारतीय राज्य में सम्मिलित कर लेंगे। किस प्रावधान के तहत सम्मिलित करेंगे, समझ में आ गया ना। और नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना का काम कौन करेगा। लेकिन जैसे ही ये तुम याद रखना चाहोगे, तुम्हारा कोमल मस्तिष्क इसकी तरह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में चला जाएगा। इसलिए जब मास्टर साहब कोई चीज को छोड़ दे तो समझो कि तुम्हारे कोमल स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल छोड़ दिए हैं। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो मैं तो ऐसा मास्टर हूं कि चाहता ही हूं कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक पढ़ा दूं कि मस्त हो जाए, ठीक है। लेकिन पहले मूलधन, मूलधन समझे कि मूलधन में क्या है कि पहले याद कर लो 1 और 3 आर्टिकल, फिर याद कर लो तीनों जो राज्य थे देशी रियासत, वहां क्या कार्रवाई हुई, फिर याद कर लो तीनों समिति, हर जेबीपी फजल अली, एकदम ध्यान से। तब याद कर लो कि बूस्टर फैक्ट में कि आजादी के बाद जब पुनर्गठन हो गया तो कौन कौन से पुनर्गठन के बाद नए राज्य बने। तो बम्बे प्रांत टूट गया 2 भाग में, नागालैंड, ठीक है कि नहीं। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सिक्किम, और फिर लास्ट में तेलंगाना 29वां की जगह क्या हो गया 28 कैसे हो गया, तो जम्मू कश्मीर। प्रक्रिया चल रही है, आशा है समझ गए। तो हमारा संघ राज्य क्षेत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं तक रहना चाहेंगे, चूंकि आपकी सर भी आ गए हैं, हमें अब आगे का समय इजाजत नहीं देता है, ठीक है। और आशा करता हूं कि एक और चैप्टर से हम लोग रूबरू हुए हैं। सानू ऊपर में कुर्सी देख लो, इन लोग की क्लास ऊपर में ही होगी, सब एसएससी ही है तो एक ही साथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का आप लोग का ब्रेक है, थोड़ा सा आप